हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस की 500 एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जो है एमसीक्यू सीरीज पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित सीरीज चल रही है अभी, जिसमें प्रत्येक टॉपिक पर 30 से 40 क्वेश्चन आपको अभी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपके आते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम आने वाले हैं आपके, उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन साबित हो सकते हैं ये। तो प्लीज, जिन्होंने भी विस्तार पूर्वक हमारे लेक्चर लिए हैं, उनसे विशेष निवेदन है मेरा, कोई भी इस लेक्चरों को ना छोड़े, इन लेक्चरों को कोई भी नहीं छोड़े। एमसीक्यू सीरीज दोस्तों सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चनों के लिए ही नहीं, बल्कि आपने जितना भी पढ़ा है उन सबके रिवीजन के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको फैक्ट याद कराने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर उठाकर लाया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज का हमारा विशेष टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाले टॉपिक पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस पूरी सीरीज में आपको पता ही है 500 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो भी सारे लेक्चर हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं, और एमसीक्यू सीरीज की राजनीति विज्ञान या पॉलिटी के नाम से टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सीरीज वाइज दोस्तों सभी टॉपिकों के एमसीक्यू क्वेश्चनों को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे सामने दिख रहे हैं, आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जिसे ज्वाइन करके आप सभी क्लास नोट्स डाउनलोड करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना सेशन आज का। सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, अर्थात कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की डिमांड पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसे जिसे उसकी आत्मा कहा गया है। तो क्या प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या संविधान के सभी अनुच्छेद। इस दोस्तों इनमें से कौन सा होगा, दोस्तों कौन सा होगा इनमें, फटाफट। बेसिकली प्रस्तावना पर डिस्कस कर रहे हैं हम। वैसे भी प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहलाती है, आत्मा कहलाती है, क्योंकि हमारे पूरे संविधान का दर्शन हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया था, प्रस्तावना पर, या मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकारों पर, या नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना बनाते वक्त, क्योंकि पूरे संविधान का दर्शन अर्थात की प्रस्तावना एक ऐसी प्रस्तावना दी गई थी, या कहें कि एक ऐसी जो है एक सारांश लिखा गया था पूरे संविधान का, जिसमें कि उस सारांश को या उस प्रस्तावना को पढ़ते ही पूरे संविधान के बारे में पता चल जाना चाहिए कि संविधान हमारा कौन सी व्यवस्था या किस व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, तो इस हेतु संविधान की प्रस्तावना को बनाते वक्त प्रस्तावना पर विशेष फोकस किया गया था हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ये तो पता है हमें कि भारत में जो है संप्रभुता है। क्यों है संप्रभुता, कहां से हमें पता चलता है, हमारी प्रस्तावना का अध्ययन करने से। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाता है कि भारतीय संविधान जो है संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित है ना। तो कौन सी बातों से पता चलता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। ऑप्शन ए है लोकतंत्रवादी भारत, क्या प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। 2, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, या ऑप्शन सी लोक प्रभुता, या ऑप्शन डी हम भारत के लोग। संप्रभुता का पता कहां से चलेगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। जैसा कि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, है ना, इससे प्रस्तावना की शुरुआत होती है, और यहीं से पता चलता है कि भारतीय संविधान संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि भारत को गणतंत्र कहा जाता है, इसका कारण बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ऑप्शन बी, यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी दिया गया है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। या ऑप्शन डी,
यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन या निर्वाचित होता है, अर्थात कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इनमें से चारों में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम भारत को गणतंत्र कहते हैं? दोस्तों गणतंत्र कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रिटेन का संविधान अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो या उसके बारे में पता हो तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन में एक सम्राट होता है जिसका निर्वाचन नहीं होता बल्कि वो नियुक्त होता है परंपरागत रूप से। और इसी कारण से पूरे विश्व का पहला लोकतंत्रात्मक देश होते हुए भी कौन? ब्रिटेन पूरे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र देश है दोस्तों। तो सबसे पहला लोकतंत्र कौन है? ब्रिटेन का संविधान। उसके बाद भी वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो राजा है, जो सम्राट है, वो परंपरागत रूप से चुना जाता है, ना कि उसका निर्वाचन होता है। वहीं इसके विपरीत अगर देखें भारत में दोस्तों, तो भारत के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति साहब। तो राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन होता है, ना कि परंपरागत रूप से ये चुने जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के कारण ही जो है भारत को हम गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक है। क्या है भारत? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? कोई भी ऑप्शन दो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी को पता है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। दोस्तों बताइए जल्दी, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है। किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है। याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसका विशेष कारण ये है कि किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता है हमारा संविधान, और ना ही किसी धर्म के खिलाफ है, और ना ही किसी धर्म को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। या ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में भी हम समझ चुके हैं कि राज्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो किसी के साथ है भी नहीं, और है तो सबके साथ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र होता है तो गणतंत्र किसको कहते हैं हम लोग? इससे पहले भी हमने देखा था, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य को गणतंत्र कह सकते हैं क्या? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तो इसका भी कोई सेंस नहीं निकलता है। नेक्स्ट है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। और दूसरा लास्ट है डी, ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो दोस्तों इसमें कुछ हमें सार वाली बात लग रही है, क्योंकि हम गणतंत्र को समझ चुके हैं कि गणतंत्र शासन व्यवस्था हम उसको कह सकते हैं, गणतंत्र देश उसको कह सकते हैं जहां का अध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो हमारे मूल संविधान जो था, उस मूल संविधान में की प्रस्तावना क्या है दोस्तों, कि प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना थी, अर्थात जो जैसी पहले लिखी गई थी, उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। कब हुए थे? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। ठीक है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कुछ संशोधन होकर के दो शब्दों को जोड़ा गया था। वो दो शब्द कौन से थे, जरा यहां बताइएगा आप। क्या धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द थे, या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक है, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? तो दोस्तों हमने आपको विस्तार पूर्वक क्लास में जब हम इस पर अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे इसको, तो हमने डिस्कस किया भी था कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
अरे पेन बाबू कहाँ गायब हो गए? ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में भारत को कौन से रूप में या किस प्रकार के संविधान के रूप में घोषित किया गया है, किस प्रकार के शासन व्यवस्था के रूप में घोषित किया गया है? किसमें? प्रस्तावना में। तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य है या गणतंत्र है, या ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रस्तावना में कौन सा शब्द इंक्लूड है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आप सभी को पता है, अब तक तो गणतंत्र को हम अच्छे समझ चुके हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है, और भारत राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंश के आधार पर शासन नहीं किया जाता है, बल्कि निर्वाचन होता है, निर्वाचन के आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा है दोस्तों कि एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये कतई ना समझे कि सिर्फ एमसीक्यू तो एमसीक्यू ही है, हम डिस्कस भी करते चल रहे हैं। आपने पढ़ रखा है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे, जो आपके मेन टॉपिक जो आपने मेन लेक्चर लिया था, अटेंड किया था दोस्तों, वो भी उसके फैक्ट जो है वो भी इससे क्लियर होते चलेंगे, ठीक है ना। और इसी कारण से मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर ला रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपके टॉपिक के टॉपिक क्लियर होते चले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका दोस्तों यहाँ प्रस्तावना को बोला जाता है, उस उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में ऐसे कौन शब्द है जो नहीं है ये बताना है। तो समाजवादी शब्द है क्या प्रस्तावना में? पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। दोस्तों 4 शब्द दिए गए, चारों में से 3 शब्द प्रस्तावना में है और एक नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोक कल्याण की हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो जिस प्रकार से दोस्तों हमने कल्याणकारी राज्य की शासन व्यवस्था को अपनाया है या सिद्धांतों पर हम अमल करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य की अगर बात करें तो ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट बता दीजिए जरा, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ? देखिए कल्याणकारी, जैसे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, क्या बोला है कि अधिकतम लोगों का जो है कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम लोगों का। बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसका मतलब कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इस पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके सिद्धांत जो आधारित है दोस्तों, ये कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने पर डिपेंड करता है ना। कमजोर वर्ग जो है समाज के, उनको ऊपर उठाकर समानता स्थापित करना, समाज के अंदर कमजोर वर्गों को ऊपर उठाकर समानता स्थापित करना ही जो है कल्याणकारी राज्य की धारणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? तो यहाँ सीधा सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ध्यान रखिए गणराज्य की बात हो रही वापस से ना, तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए, या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए, या उसका अपना लिखित संविधान है इसलिए, या फिर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है इसलिए। तो दोस्तों क्लियर हो चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हम इसे गणराज्य कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? अब यहां पर अगर आपने प्रस्तावना को रट के रखा हुआ है पूरे, मैं तो बोल रहा हूं दोस्तों आपको, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो संविधान पर अध्ययन कर रहे हैं तो प्लीज कृपया करके उसे 10 मिनट लगेंगे आपको प्रस्तावना को पूरा याद करने में, पूरा रटने में। तो एक बार प्रस्तावना को पूरा शुरू से लेकर एंड तक एक ही सांस में बोल पाओ, इस प्रकार से रट लेना, है ना, तभी जाकर के उसका क्रम एक पता चल पाएगा। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको क्रम बताना कौन सा क्रम करेक्ट है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम,
सत्ता संपन्न। नेक्स्ट है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र जनवादी गणतंत्र। दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन डी एक सही क्रम है प्रस्तावना के अंतर्गत, प्रस्तावना में दिए गए शब्दों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, या एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये एकदम फैक्ट है आपके सामने रखे हुए, क्लियर फैक्ट है ना, इसमें कोई डाउट होना ही चाहिए। अगर आपने विस्तार पूर्वक क्लासें पढ़ी हुई है, अच्छे से बुक से पढ़ा हुआ है, या फिर आपने जो भी लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं उन लेक्चरों को डिटेल में देखा हुआ है। वैसे हम देख रहे हैं कि बीए के लिए यूट्यूब पे तो कोई विस्तार पूर्वक लेक्चर है नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास हम लोगों ने ही किया हुआ है। तो अगर आपने हमारी क्लासेस को या हमको भी कंटिन्यूसली फॉलो किया है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, तो आपको इन एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन में बोल रहा हूं मैं, है ना। क्योंकि भले ही मैंने हो सकता है कुछ फैक्टरों को आपकी पीपीटी के अंतर्गत नहीं दिया हो, लेकिन एक्सप्लेन करते वक्त दोस्तों मैंने बिंदु से सिंधु तक का सफर करवाया आप लोगों को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें शब्द धर्मनिरपेक्ष पर बात की गई दोस्तों, सेक्युलर शब्द पर बात की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। यह जो शब्द था धर्मनिरपेक्ष शब्द अर्थात सेक्युलर, कौन से संशोधन के द्वारा या किस वर्ष जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंतर्गत, तो हम इस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्युलर शब्द को हम 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े थे। ठीक है ना, 42वें समाजवादी शब्द के साथ में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा था हमने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नीचे पेड़ बनाने के लिए दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए में बताया गया है कौन सा सही है, चुनना है हमको। तो क्या 1 और 2 सही है? तो 1 तो करेक्ट है लेकिन 2 गलत है। ठीक है, तो 2 जहां जहां आएगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 तो ये पहला ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, और 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो जहां जहां 4 होगा वो भी कैंसिल, अर्थात कि ए और सी तो कैंसिल हो चुका है। अब बी और डी बचा हुआ है दोस्तों। एक हमको पता है, एक करेक्ट है, और तीसरा जो है 42वें संविधान संशोधन, तो ये भी करेक्ट है, अर्थात 42वें संविधान, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ क्या निकलता है? इसका क्या अर्थ है? तो भारतीय ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन दिया गया है भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है यह बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि भारतीय गणराज्य की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, कि इसका मतलब ये हुआ। या ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। दोस्तों 4 ऑप्शन है। अब देखिए कंफ्यूजन आपको कहां क्रिएट होती है, आप गलत ढूंढने का प्रयास करते हैं इनमें गलत क्या है, जबकि जो 4 ऑप्शन है ये देख रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन भारतीय संविधान के लिए उचित है और सर्वथा उपयुक्त भी है ना। और जो है हमारा संविधान इन पर आधारित भी है, इन शब्दों पर, इनमें से गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ शब्दों को पकड़िएगा, यहाँ कहा गया है कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो हम भारत के लोग अर्थात की जो शुरुआत हुई प्रस्तावना की, अर्थात संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत, मतलब संविधान की शुरुआत, तो हम भारत के लोग शब्द से जो शुरुआत हुई है, इसका मतलब ये हुआ
कि संविधान अर्थात संविधान का जो निर्माण किया है हम भारत के लोगों ने किया, किसी संविधान सभा ने नहीं किया है। प्रस्तावना के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि कोई संविधान सभा ने या किसी अन्य या एकमात्र व्यक्ति ने संविधान का निर्माण नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण जनता ने संविधान का निर्माण किया है। वो संपूर्ण जनता ने सहृदय संविधान को अपनाया है। क्लियर हुआ ना? इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। समाजवाद का क्या अर्थ है, या समाजवाद का अर्थ बताना है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक प्रतिस्पर्धा या सामाजिक स्पर्धा। तो इनमें से ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। समाज को न्याय प्रदान करना ही सामाजिक न्याय की धारणा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची दोस्तों जो हमने ली है, समवर्ती सूची जैसा कि हमने जब सूचियों वाला कंसेप्ट पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तब हमने देखा था पॉलिटी में भारतीय संविधान में जब हमने अनुसूचियों को माफ कीजिएगा सूचियों को पढ़ा था, संविधान के अनुसूची जो है आई थिंक 7 में दिया गया है ना। तो उसमें जब दोस्तों हमने सूचियों को पढ़ा था, तो सूची में 3 प्रकार की सूचियां होती है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है ये हमने कहां से ली, अर्थात कौन से संविधान से ली है। तो ये स्रोत वाला क्वेश्चन है ना, संविधान के स्रोत वाला। ठीक है, तो क्या हमने यूएसए अर्थात अमेरिका से ली है, या कनाडा से ली है, या जर्मनी, या फिर ऑस्ट्रेलिया। फटाफट बताइए दोस्तों, समवर्ती सूची हमने कहां से ली थी, सबको याद होना चाहिए दोस्तों, सबको याद होना चाहिए, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, या उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों यहाँ सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे, हम भारत के लोगों से। तो इसमें आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भाई 4 क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, चारों में से एक क्रांति ऐसी है जिसका भारतीय संविधान के निर्माण या भारतीय संविधान की प्रस्तावना से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति, या अमेरिकी क्रांति, या वाल्शेविक क्रांति, या चीन की क्रांति। जल्दी बताइए दोस्तों। तो चीन की क्रांति का हमारे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हम बात करेंगे मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या भरोगे इसके अंदर, ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। क्या कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या भाग 4 में। अब पता होना चाहिए आपको कि भारतीय संविधान के किस भाग में क्या दिया गया है। भाग 1 में क्या है दोस्तों, तो राज्य का परिचय है। भाग 2 में क्या है, बताइए जल्दी, भाग 2 में क्या है नागरिकता संबंधित उपबंध किए गए हैं, ठीक है ना। भाग 3 में क्या दिया गया है, आपको मूल अधिकार दिए गए हैं। 4 में क्या है, डीपीएसपी है। इस प्रकार से अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोगों को इतना फैक्ट पता होगा तो दोस्तों कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र के आदर्श की बात की गई है दोस्तों, लोकतंत्र के आदर्श की बात की गई है, तो वो प्रस्तावना में ही हमारे लोकतंत्र का आदर्श झलकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 अर्थात 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इस प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष को, समाजवादी को, गुट निरपेक्ष को, या
एकता और अखंडता को। अब जैसा कि हम दो शब्दों को तो देख चुके थे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1976 में हुआ था, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को तो जोड़ा ही गया था, साथ में एक शब्द और था दोस्तों, अखंडता। क्या था? एकता और अखंडता। इस तो कुल मिलाकर इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो तीन शब्दों को, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। गुट निरपेक्ष जैसा शब्द न प्रस्तावना में है और न जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें प्रस्तावना संबंधित कुछ कथन है जो सही या गलत का निर्णय करेंगे। कौन सा है जरा बताइएगा। ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द, है ना। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पता है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है दोस्तों? तो संवैधानिक राजतंत्र को, वंशानुगत लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक राजतंत्र को, या लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत का संविधान है, ये सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, या सामाजिक लोकतंत्र के रूप में, राजतंत्र के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक राजतंत्र, तीनों अर्थों में इसको देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, या डीपीएसपी के सिद्धांतों में, या मूल अधिकार और डीपीएसपी सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पार्ट में कहीं नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों में, डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों सभी में इसी की व्याख्या की गई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, मूल कर्तव्य में, या फिर डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सीरीज हमारी होती है कंप्लीट। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर, उसके अलावा टेलीग्राम से लिंक आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए लोधारी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जल्दी से फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो वैसे तो मैं कहूंगा कि आपके अध्ययन के लिए नोट्स बहुत आवश्यक है। जिन क्लास नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाते हैं यही क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे आसानी से आप डाउनलोड करके अपने जो है रिविजन की विषय वस्तु बना सकते हैं।